इतिहास, हिंदी उपन्यासों का इतिहास। और क्या है हिंदी उपन्यासों का इतिहास, ये हम समझते हैं। तो कहानी की ही तरह उपन्यासों के केंद्र में भी भारतीय मतलब जो हिंदी उपन्यास के इतिहास के केंद्र में भी जो व्यक्ति हैं वो प्रेमचंद ही हैं, ठीक है। और वहां पे तो प्रेमचंद और प्रसाद दो लोगों का चल रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल प्रेमचंद आप केंद्रीय भूमिका में पाते हैं, ठीक। इसके अलावा तो हिंदी उपन्यासों का इतिहास यानी हिंदी उपन्यास का इतिहास, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं हिंदी उपन्यास का इतिहास। हिंदी उपन्यास के इतिहास को मोटे तौर पर आप विभाजित कर सकते हैं 3 हिस्सों में। पहला हो गया आपका मतलब बीच में तो आ गया आपका प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। तो 2 आपके आराम से आ जाएंगे, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व युग, और दूसरा हो गया आपका मतलब प्रेमचंद युग, और तीसरा आ गया आपका प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक। तो इस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनको विभाजित किया जा सकता है। चलिए ठीक है। तो कहानी को तो आप देखते हैं कि लगभग 20वीं सदी से ही शुरू हुई थी, 1900 ईस्वी से आप आते हैं कि हिंदी में कहानी आनी शुरू हुई। लेकिन उपन्यास का इतिहास इससे थोड़ा सा पुराना है, इससे पहले उपन्यास शुरू हो चुका था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यासों का जो इतिहास है वो भारतेंदु युग में ही शुरू हो चुका था। और जो प्रेमचंद पूर्व युग है हिंदी उपन्यासों का, तो प्रेमचंद पूर्व युग को आप मान सकते हैं क्योंकि 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास लिखा गया माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 1882 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का जो समय है उसको प्रेमचंद युग कहा जाता है, प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है। फिर आप जानते हैं कि 1915 के आसपास प्रेमचंद साहित्य की केंद्रीय भूमिका में आ चुके थे, वो प्रसिद्ध होने लगे थे। तो आप 1915 से 1936 तक के ये जो 19-20 साल हैं, इनको आप मानते हैं कि ये प्रेमचंद युग के साल रहे, गद्य में विशेष रूप से। और 1936 से जो अद्यतन यानी कि आज तक जो युग चल रहा है प्रेमचंदोत्तर युग चल रहा है। प्रेमचंदोत्तर युग में मतलब और भी इसके हिस्से बनेंगे, इसी जैसे आपने पढ़ा था प्रेमचंदोत्तर युग में ऐसी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, 2 वो हो गए। उसके बाद नया उपन्यास आएगा, नया उपन्यास के बाद 60 के दशक के बाद अलग अलग प्रकार के उपन्यास लिखे गए, उसमें छोटी छोटी धाराएं चली। जैसे ऐतिहासिक उपन्यास एक धारा चली थी जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे रचनाकार आप प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं एक आंचलिक उपन्यास, एक विशेष तरह का उपन्यास उभरने लगा था, आंचलिक उपन्यास, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। कुछ उत्तराखंड के रचनाकार भी उसमें शामिल हैं, जैसे शैलेश मटियानी आपके सिलेबस में है। तो शैलेश मटियानी के कुछ उपन्यास आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड की ये परीक्षा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो है प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यासों की दुनिया में। तो लिखिए आप मतलब चाहे तो आप सीधा सीधा ये एक टेबल बना सकते हैं जैसा आपने बनाया होगा। इसके बाद लिख सकते हैं, पहली हेडिंग लिखनी है आपने, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। तो ये आता है आपका प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व युग में क्या हो रहा था हिंदी में उपन्यासों की दुनिया में। हमने आपको यथार्थवाद जो शब्द है ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से जब भी आप साहित्य पढ़ते हैं तो यथार्थवाद हमेशा केंद्र में रहता है। चाहे कोई भी गद्य विधा हो उसमें यथार्थ जो है केंद्रीय आप कह सकते हैं विचारधारा होती है, ठीक। तो यथार्थवाद तो आते आते आता है, जैसे कि कहानी में भी समझा था हमने, इसीलिए कहानी हमने आपको पहले करा दी ताकि जो शब्द है प्रगतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, नैतिकतावाद, सुधारवाद, इस तरह के जो बेसिक शब्द हैं कम से कम वो एक बार आप उनको थोड़ा मोटे तौर पर कम से कम याद मतलब आपके दिमाग में फ्रेम हो जाए, तो फिर बाकी हम कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। तो यथार्थवाद तो आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद धीरे धीरे लाना शुरू हुए, और 1930-1936 के आसपास जब गोदान उन्होंने 1936 में लिखी, तो उसे कहते हैं आप हिंदी का पहला चरम यथार्थवादी उपन्यास, उसी को माना जाता है गोदान को। उसके बाद तो बहुत सारे उपन्यास यथार्थवाद पर ही लिखे गए, लेकिन प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास था, ये इस समय जो उपन्यासों की स्थिति थी, ये आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से
यथार्थवाद पर बेस्ड तो नहीं थी। इसका मतलब यहां पर आप आदर्शवाद भी पाते हैं, नैतिकतावाद भी पाते हैं, और जो उपन्यासों की शुरुआती जरूरत थी मनोरंजन करना, तो मनोरंजन परक उपन्यास भी यहां पर लिखा जाता था। ठीक है, तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में 3 प्रकार के उपन्यास आप ज्यादातर पाते हैं। पहले तो हैं आपके सुधारवादी उपन्यास। सुधारवादी उपन्यास यानी कि ऐसे उपन्यास जो समाज को प्रवचन देने के लिए, उपदेश देने के उद्देश्य से लिखे गए थे, उसको सुधारवादी या नैतिक उपदेशात्मक उपन्यास कहा जाता है। दूसरे जो शुद्ध मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए थे, इनको कह सकते हैं आप मनोरंजन परक उपन्यास। और तीसरे प्रकार का जो उपन्यास लिखा गया उसको आप कह सकते हैं, उसको कहते हैं आप ऐतिहासिक उपन्यास, यानी कि इतिहास के किसी न किसी उस पर बेस्ड ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उपन्यास मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हिंदी में लिखे जा रहे थे जब प्रेमचंद पूर्व युग था, जब प्रेमचंद आपके केंद्रीय भूमिका में उपन्यासों की दुनिया में नहीं थे। ठीक है, तो ये 3 तरह के उपन्यास थे, सुधारवादी उपन्यास, दूसरे आते हैं आपके मनोरंजन परक उपन्यास, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास। तो पहली हेडिंग आप डाल सकते हैं सुधारवादी उपन्यास। सुधारवादी उपन्यास, ठीक है, इसमें लिखिए ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार तथा ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार तथा नवजागरण आंदोलन की प्रेरणा से लिखे गए थे। धर्म सुधार तथा नवजागरण आंदोलन की प्रेरणा से लिखे गए थे, इन्हें लिखने वालों में मुख्यतः भारतेंदु मंडल के लेखक तथा श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये नाम आप नहीं भूलेंगे, श्रद्धाराम फिल्लौरी जैसे लेखक शामिल हैं। ठीक, तो ये थे भाई कुछ मतलब जो सुधारवादी उपन्यास थे। ये ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि अब भारतेंदु युग की परिस्थितियां आप देखिए, भारतेंदु युग, अब जो कविता में भारतेंदु युग आता है वो इसी समय की बातें हो रही हैं, 1880-82 के आसपास की। तो इस समय पे किस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे? एक तो धार्मिक सुधारवादी उपन्यास, आप लोग जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन सब ने मिलकर के क्या किया था, भारतीय समाज में कुछ जो कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया और विधवाओं की जो स्थिति थी, उसको लेकर के कुछ सुधार आंदोलन चलाए, उनको धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। और साथ ही साथ नवजागरण भी भारत में चल रहा था। तो इन दोनों मानसिकताओं को केंद्र में रख करके कुछ लिखे गए सुधारवादी, मतलब कह सकते हैं उपदेशात्मक उपन्यास। इन उपन्यासों का उद्देश्य ये होता था कि समाज को कुछ ना कुछ सिखाना है, कुछ ना कुछ मतलब नैतिक उपदेश देना है, इस तरह के उपन्यास लिखे जाते थे। तो इसमें इस तरह के उपन्यास आते थे। तो इसमें हम कुछ उपन्यासों का नाम लिख सकते हैं। जो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, वो भी इसी प्रकार का उपन्यास आप मान सकते हैं। तो लिखिए प्रमुख उपन्यास, इसके प्रमुख धारा के जो प्रमुख उपन्यास थे, इसमें प्रमुख उपन्यास, हाँ प्रमुख उपन्यास ऐसा लिख सकते हैं। पहला एक तो लिखिए आप जो परीक्षा गुरु था, परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा गया। तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो लिखा गया था वो था, किसका था ये, लाला श्रीनिवास दास का, ठीक है ना। और इसे हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है, हमने बात कर ली है इस पर, लाला श्रीनिवास दास। ठीक, दूसरा लिखिए आप, एक है देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी सुधारवाद की दृष्टि से ही लिखा गया था, देवरानी जेठानी की कहानी। और ये कहानी, ये किसका है, ये शायद पंडित गौरी दत्त का है, गौरी दत्त। ठीक,
एक श्रद्धाराम फिल्लौरी का था, उसका नाम है भाग्यवती। तो भाग्यवती लिखिए आप, ये श्रद्धाराम फिल्लौरी का। अच्छा, श्रद्धाराम फिल्लौरी की एक ऐसी रचना है जो आप लोगों ने जीवन में कभी ना कभी मतलब इसका पाठ जरूर किया होता है, ठीक है, क्योंकि घर में जब भी पूजा पाठ इस तरह की चीजें होती हैं तो श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है जय जगदीश हरे, वो जो आरती है वो इन्हीं की रचना है, श्रद्धाराम फिल्लौरी। पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, इनका मतलब इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये मतलब पूजा पाठ करके घर चलाते थे और साहित्य लेखन अपना अलग तरीके से करते थे, ठीक है। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी उस कारण से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इस उपन्यास के लिए भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा एक और उपन्यास आप चाहें तो लिख सकते हैं, इनका नाम है राधा कृष्णदास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है जगह तो होगी, राधा कृष्णदास निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्णदास। और चाहे तो एक और लिखा जा सकता है जो कि उनका है, किसका है, बालकृष्ण भट्ट का शायद है, हाँ बालकृष्ण भट्ट का है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। अब वैसे तो बहुत सारे हैं मतलब जो इस दृष्टिकोण से लिखे गए, लेकिन कुछ मेन हमने अपने नोट्स में डाल दिए हैं, ठीक है। 100 अजान एक सुजान, ये है आपका बालकृष्ण भट्ट का। और बालकृष्ण भट्ट जो है इसी जो भारतेंदु मंडल है उसके एक प्रमुख लेखक हुए, बालकृष्ण भट्ट। तो ये 4-5 उपन्यास आप इस धारा के ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो उद्देश्य था, इनका जो रहता था कि कुछ ना कुछ नैतिक शिक्षा देनी है, समाज को सुधारना है, क्योंकि नवजागरण से हमारा समाज चल रहा है, तो इस तरह की चीजें इसमें रहती थी, ठीक है। तो ये 4-5 उपन्यासों का नाम आपको याद रहे तो अच्छा है, ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये शुरुआती उपन्यास है, ठीक है, और काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आपको तैयार जरूर करना है, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा जो प्रकार का उपन्यास है वो आता है आपका मनोरंजन परक उपन्यास, और इनके नाम में ही निहित है कि इसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, विशुद्ध रूप से मनोरंजन करना है, इसके अलावा इनका कोई और टारगेट उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप अगला जो आता है उपन्यासकारों में, मनोरंजन परक उपन्यास। तो लिखिए मनोरंजन परक उपन्यास में इसमें भी 2 तरह के उपन्यास पाए जाते हैं। मनोरंजन परक उपन्यास में लिखिए मतलब इन्हें विशुद्ध मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाता था, इन्हें विशुद्ध मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाता था। ये भी 2 प्रकार के, मतलब तिलिस्मी अय्यारी और दूसरे प्रकार के होते हैं जासूसी उपन्यास। तो ये भी 2 प्रकार के लिखे जाते थे, ठीक है। इन्हें विशुद्ध मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाता था, जिनमें 2 प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला तिलिस्मी अय्यारी और दूसरा आप कह सकते हैं जासूसी उपन्यास, ठीक है। तो तिलिस्मी अय्यारी किस तरह का होता है, तिलिस्मी अय्यारी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जादू, तिलिस्म बना हुआ है, किसी विदेशी भाषा का शब्द है वो, इसका मतलब है जादू, यानी कि ऐसे उपन्यास जिसमें जादू होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मैजिक है, कुछ ना कुछ चमत्कार है, कि अभी अभी मतलब सीधा उसने एकदम चुटकी बजाई और तोता प्रकट हो गया, इस तरह की चीजें, और उसी में मतलब बहुत सारा मनोरंजन है, बहुत सारी नाटकीयता है, कुछ ना कुछ सरप्राइज उसमें लगातार हो रहा होता है, इस तरह के उपन्यास आते हैं, इनको कहते हैं तिलिस्मी अय्यारी किस्म का उपन्यास, ठीक। दूसरा लिखा गया जासूसी उपन्यास, और जासूसी उपन्यासों में एक व्यक्ति का नाम आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका नाम है गोपाल राम गहमरी। अच्छा, आप लोगों ने एक नाम सुना है, इनका नाम है आर्थर कॉनन डॉयल, आर्थर कॉनन डॉयल, ठीक है। अंग्रेजी की दुनिया में, अंग्रेजी उपन्यासों की दुनिया में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए। इन्होंने एक सीरीज शुरू की थी, इसका नाम था आपका शर्लक होम्स, HOLMES, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना जो भी। तो शर्लक होम्स जासूस होता है, डिटेक्टिव है, प्राइवेट डिटेक्टिव है, और इसका साथी है वाटसन, और ये मिलकर के ऐसे रहस्यवादी केस सॉल्व करते हैं
जो कि इम्पॉसिबल लगता है। आपने बहुत सारे शोज आजकल इस तरह के देखे होंगे, जैसे एक जमाने में, मतलब अब तो बंद हो गया, उस पे आता था CID, बहुत प्रसिद्ध शो था वो, दया दरवाजा तोड़ दो वाला, तो वो शो आता था। तो वो उसी तरह का शो है, जासूसी किस्म का शो है, एक रहस्य उसमें बना हुआ है कि मर्डर हो गया है, अब मर्डर हो गया तो किसने किया, तो कड़ियां धीरे 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 करके खुलती रहेंगी। तो इस तरह के जो उपन्यास होते हैं इनको कहा जाए जासूसी उपन्यास। और हिंदी का अर्थर कॉनन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को, और इसके टाइटल भी इसी तरह के होते हैं, सरकटी लाश, खूनी कौन, ये सारे नाम गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों के। तो एक तो हो गया आपका कौन सा वाला, तिलिस्मी अय्यारी, दूसरा हो गया जासूसी। तो तिलिस्मी अय्यारी के कुछ उपन्यास का नाम आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। मतलब इसमें जो मेन आदमी है वो तो देवकी नंदन खत्री है, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता, प्रमुख उपन्यासों में एक नाम आपने नहीं बोलना है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। दो उपन्यास है, एक लिखा इन्होंने चंद्रकांता, और जब ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, हमने आपको बताया इसके बारे में, ये बात चलती है कि दक्षिण भारतीय लोगों ने हिंदी सीखी है। अब बात कितनी सच है कितनी झूठ है, मिली जुली बातें हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि ये वाली बात शुक्ल जी ने लिखी थी कि, और शुक्ल जी ने भी ऐसा कहा कि ऐसा सुना जाता है कि, अब उन्होंने भी सुनी सुनाई बात लिखी है, तो हम भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहेंगे कि हिंदी सीखी ही सीखी, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, किंवदंती है। और दूसरी है चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। तो ये दो प्रकार के उपन्यास इन्होंने, एक देवकी नंदन खत्री का नाम आप चाहें तो इसी का नाम भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एक किशोरी लाल गोस्वामी भी इसी में आते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी का नाम चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी। इनका एक उपन्यास है तिलिस्मी महल, तिलिस्मी महल। तो ये उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना ये है, ये परीक्षा में पूछा गया है देवकी नंदन खत्री का, ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो उपन्यास था जासूसी उपन्यास, और जासूसी उपन्यास में केवल और केवल एक ही नाम लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। वो इतने बड़े उपन्यासकार हुए कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाया, ठीक है। अच्छा, जासूसी उपन्यास आज भी बिकते हैं, काफी सारे बिकते हैं, ठीक है। जब शो चलता है, CID चलता है, तो एक समय तक खूब इनका क्रेज रहता था जासूसी उपन्यासों का। तो इसमें नाम आता है गोपाल राम गहमरी का, गोपाल राम गहमरी का। और गोपाल राम गहमरी के कुछ मतलब उपन्यासों का नाम कैसे है, जैसे एक का नाम है सरकटी लाश, ठीक है, सरकटी लाश। या फिर जैसे एक है खूनी कौन, मतलब इसी ऐसी तरह के रहते थे। और दुनिया भर के उपन्यास हैं इनके, मतलब 30, 35, 40 के आसपास उपन्यासों का इनका नाम मिलता है। तो इस तरह के उपन्यास ये लिखते थे, सरकटी लाश। तो मेरे विचार से तो अपने जमाने के बड़े सुपरहिट राइटर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे राइटर खूब बिकते हैं, है कि नहीं है। तो ये है मेरे, ये है आपके कुछ प्रमुख उपन्यासकार इसमें। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार का उपन्यास है वो आता है आपका क्या, ऐतिहासिक उपन्यास, जिन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित कुछ ना कुछ लिखा। तो ये एक हो गया, जैसे इसमें लिख सकते हैं आप, एक दो और लिख सकते हैं, जैसे यही सारे नाम हैं, जैसे अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, और जासूस की भूल, किले में खून, तो यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गई, जासूस ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इस तरह की उपन्यास इनके यहाँ मिलते थे। तीसरे प्रकार का उपन्यास मिलता है ऐतिहासिक उपन्यास। इसमें लिखिए आप ऐतिहासिक उपन्यास, और ऐतिहासिक उपन्यास में लिखिए कुछ लेखकों ने, ऐतिहासिक उपन्यास में कुछ लेखकों ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर, कुछ लेखकों ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों का, नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के प्रसंगों का गौरवशाली चित्रण किया। कुछ लेखकों ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों का चित्रण किया, जबकि कुछ अन्य लेखकों ने इतिहास का प्रयोग
इतिहास का प्रयोग, इतिहास का प्रयोग उसमें निहित रोचकता, उसमें निहित रोचकता, रोचकता, उसमें निहित रोचकता के कारण किया, उसमें निहित रोचकता के कारण किया। ठीक, तो उसमें निहित चुका है, उसमें निहित रोचकता के कारण किया। ठीक है, तो दो तरह से लोगों ने इतिहास को यूज किया। कई लोगों ने कब मन किया कि क्यों ना इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया जाए। ठीक है, तो इतिहास का गौरवशाली वर्णन करने वाले कुछ लोग थे और कुछ लोगों ने को लगा कि भाई इतिहास क्या है, अपने आप में रोचक तो लगता ही है। ठीक, तो इतिहास किसी न किसी पात्र पर कुछ ना कुछ बना लिया जाए। ठीक है, तो आपको ज्यादा और रुचि पैदा होती है। जैसे अगर मतलब एक फिल्म लगे मेरे विचार से, तो अगर अच्छे से बनाई गई हो, तो जैसे जो बाहुबली फिल्म है, बाहुबली फिल्म है, बहुत सारे कारण थे। अगर बाहुबली आज के परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती, मतलब आजकल के उसमें बनाई जाती कि एक बहुत बड़े मंत्री हैं, है ना, प्रधानमंत्री का परिवार है और वहां इस तरह की मतलब चीजें हुई हैं, और तब जाकर के मतलब सारी कहानी वही रहती, राजा महाराजा वाला परिवेश नहीं होता, आजकल वाला परिवेश लगाया होता। ठीक है, तो मेरे विचार से जो बाहुबली फिल्म है उसमें उतनी रोचकता और उतना ज्यादा भव्यता नहीं दिखा पाते वो लोग। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पीरियड फिल्म बनाई। पीरियड फिल्म का मतलब दिखाया उन्होंने 16वीं 17वीं सदी का जमाना और रथ और महाराजा राजा ये सारी चीजें, तो उससे और रोचक हो जाती है फिल्म, या और रोचक हो जाता है चीजें। तो उपन्यास भी कई लोगों ने इसी ऐतिहासिक उपन्यास भी कुछ लोगों ने इसी दृष्टि से लिखा। इतिहास इसीलिए लेकर के आ गए क्योंकि उसमें रोचकता है। युद्ध दिखाना है तो युद्ध कैसा दिखा दिया, एकदम मतलब ऐसा वर्णन कर दिया कि युद्ध मतलब कमाल का हो रहा है, इस तरह का। ठीक है, और कई लोगों ने को लगा कि क्या है, इतिहास का गौरवशाली वर्णन करना है, तो दो तरह के उपन्यास, एक तो लिखा गया था नवजागरण, कई लोगों के मन में नवजागरण था, तो इतिहास का गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली इतिहास, और कई लोगों को लगा कि हमको क्या करना है, केवल और केवल रोचक इतिहास। तो ये दो तरह से लोगों ने जो है इतिहास लिखा था, ऐतिहासिक उपन्यास दोनों दो तरह से लोगों ने लिखा था। ठीक, इसमें जो दो तीन नाम आते हैं, एक तो आपके किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यास आते हैं और एक आपके ब्रजनंदन सहाय का नाम आता है लालचीन। हालांकि ऐतिहासिक उपन्यास आप आगे चलकर भी देखेंगे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो आपके ये हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, एक दो रचनाकार और हैं, तो उनके यहाँ भी आप पाते हैं ऐतिहासिक उपन्यास, लेकिन वहां पे पूरी तरह से माइंडसेट चेंज है ना, वहां पे नवजागरण है ना, इसलिए कि रोचक है इतिहास इसलिए कर दिया, उसमें पूरी तरह से माइंडसेट चेंज है, वो अलग ही तरह की चीज आपको नजर आएगी, वो प्रेमचंदोत्तर युग में हम करेंगे। लेकिन ये दो तरह के हैं, तो ये दो तीन उपन्यासों का नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं इसमें आप, एक लिखिए किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, इसमें लिखिए आदर्श रमणी, एक ब्रजनंदन सहाय हुए हैं रचनाकार, ब्रजनंदन सहाय, ब्रजनंदन सहाय, और ब्रजनंदन सहाय ने लिखा है, इनका उपन्यास का नाम है लालचीन, लालचीन। ठीक, इन उपन्यासों का नाम ज्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इनका, क्योंकि इसी को कंसिडर किया जाता है, डिबेट आती है ना कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो इस वजह से परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले सुधारवादी उपन्यास। यहाँ उतना नहीं पूछा जाता है, ये भी उतना नहीं पूछा जाता है जितना प्रेमचंद पूर्व उपन्यास अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सुधारवादी उपन्यास ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नवजागरण दिखाई देता है, और दूसरी चीज ये है क्योंकि ये मनोरंजन परक उपन्यास जो लिखे गए, इसकी विषय वस्तु इसी तरह की है कि मतलब यथार्थवाद एक तो बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर जादू हो गया, हीरो उड़ गया है अपना झाड़ू लेकर के, तो वहां कहां आप मतलब उसको लोगों का मन भी नहीं करता है कि उसको आप साहित्य में कम से कम कंसिडर करें। और दूसरा जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो भी कुल मिलाकर के घुमा फिरा करके यही बात थी, मनोरंजन ही था, तो इस वजह से इनको भी नहीं गिना जाता है, थोड़ा सा इसमें गिना जाता है, क्योंकि हमको दरअसल खोज क्या करनी है साहित्य की किसी भी विधा में, यथार्थवाद की खोज करनी है, खास करके जब आधुनिक काल को हम पढ़ते हैं। तो आधुनिक काल में जब यथार्थवाद की हम खोज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सुटेबल जो उपन्यास आते हैं सुधारवादी उपन्यास आते हैं, क्योंकि इनमें भी कम से कम
ये है कि जादू तो नहीं हो रहा है, कम चमत्कार तो पैदा नहीं हो रहा है कि अचानक से गायब कर दिया किसी को, ऐसा वो कर दिया। तो इस तरह की चीजें आपको कम से कम सुधारवादी उपन्यासों में नहीं दिखाई देती है। तो आप कह सकते हैं कि यथार्थवाद के थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं छींटे या थोड़ा बहुत जो बिंदु आपको दिखाई देने शुरू होते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेड्स आपको दिखाई देने शुरू होते हैं, वो सुधारवादी उपन्यास में ही दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब जो अगली डिबेट आती है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखिए आप, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो सामान्य आलोचना तो यह है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, सीधा सीधा फ्लैट अगर आपसे सवाल पूछा जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, परीक्षा गुरु। ठीक है, लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछा जाए, लेकिन 2-3 उपन्यासों को अगर आप डिबेट में शामिल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को माना है, किसी ने भाग्यवती को माना है, किसी ने परीक्षा गुरु को माना है। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि हिंदी का पहला उपन्यास लिख लिया, इसमें लिखिए आप हिंदी के पहले उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, या सीधा लिख सकते हैं इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। तो 2-3 उपन्यासों का जो है माना जाता है मतभेद है, और तो इसमें मतभेद है, और इसको जो आप ऐसा डैश करके एक टेबल सी बना सकते हैं जिसमें हम ये लिखेंगे कि कौन किस किस ने किस किस को माना है। ठीक है, तो एक टेबल बनाइए आप लोग इस तरह की, मतलब आप लोग थोड़ा बड़ी बना लेना, आज डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना है इसको। तो पहला लिखिए आप उपन्यास, दूसरा आप उपन्यास का जो रचनाकार कौन है वो, और ये किसके अनुसार है, यानी कि प्रस्तोता कौन है, किसके अनुसार ये हिंदी का पहला उपन्यास है, ऐसी वाली बात। ठीक है, तो इस तरह की एक टेबल आप बनाइए इसमें। तो इस डिबेट में जो पहला नाम आना चाहिए ये है आपका देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त। देवरानी जेठानी की कहानी, और यहां लिखिए आप गौरी दत्त इसके रचनाकार हैं, और ये है आपकी गोपाल राय के अनुसार। गोपाल राय, इनका काम गद्य में ज्यादा है, गोपाल राय आलोचक हुए हैं गोपाल राय। ठीक, इनका काम ज्यादा है। दूसरा जो माना जाता है परीक्षा गुरु को लेकर के डिबेट है, या परीक्षा गुरु से भी पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो भाग्यवती है, भाग्यवती है आपका किसका, श्रद्धाराम फिल्लौरी का। श्रद्धाराम फिल्लौरी का, और इसके प्रस्तोता कौन होंगे, इसके वैसे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा उपन्यास है इसके हैं आपके, जो तीसरा है यह है परीक्षा गुरु, और ये क्योंकि आपके सबसे महत्वपूर्ण आलोचक के अनुसार है इसलिए आप इसको मान सकते हैं। तो ये रचना है श्रीनिवास दास की, लाला श्रीनिवास दास, और ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो वो है, उसमें विजय शंकर मल्ल का नाम वैसे लिखा जाता है, लेकिन उतने महत्वपूर्ण क्योंकि आलोचक नहीं है, तो आपको इनको लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में नहीं आना है। कैसे, मतलब हर चीज जो नोट्स में आती है ये इस तरह की आती है, जैसे अब ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं कि विजय शंकर के मल्ल के अनुसार, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, कभी पूछा भी नहीं गया है, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक तो नहीं है, लेकिन शुक्ल जी काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये 2-3 नाम आप देख लेना कि कम से कम डिबेट में समझने के लिए कि इन दोनों की डिबेट 2-3 उनकी डिबेट आती है। ठीक है, अब इनको माना इसलिए जाता है, ज्यादातर जो सबसे बड़ी डिबेट है भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर के है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि मतलब मान्यता के अनुसार इस डिबेट में जो विजेता है उपन्यास, तो मतलब जो सामान्य आलोचना भी यही मानती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पूछा भी जाता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, परीक्षा गुरु पे टिक करना है। ठीक है, डिबेट में किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना। अब इसमें डिबेट क्या आती है, ज्यादातर भाग्यवती और परीक्षा गुरु के बीच आती है,
कि देखो भाग्यवती इससे पहले लिखा गया था, इसमें कोई शक नहीं है, ये शायद 77 में लिखा गया था और ये 82 में लिखा गया था, 1882 में लिखा गया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि भाग्यवती लिखा गया था और लिखने से मतलब हम रचना का मूल्यांकन नहीं करते हैं, हम रचना तब की मानते हैं जब वो प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो जब पाठक तक पहुंचेगी तभी तो वो रचना रचना कहलाएगी, घर पे रख करके क्या करोगे उसका, ठीक है। तो इस वजह से भाग्यवती को हम कंसिडर नहीं करते हैं, परीक्षा गुरु को ज्यादा करते हैं। दूसरा कारण इसका यह है क्योंकि हम पहला उपन्यास ढूंढ रहे हैं और उपन्यास में भी हमको वो ढूंढना है जिसमें क्या हो, यथार्थवादी, कुछ ना कुछ यथार्थवाद आपको नजर आ रहा हो। तो यथार्थवाद यहाँ आपको दिखाई देता है भाग्यवती में, केवल और केवल उपदेश से नजर आते हैं। यहाँ कम से कम परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, यहाँ थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा यथार्थ के चित्र आपको जरूर नजर आते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास में, ठीक है। तो ये एक उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो इसमें चाहे तो आप परीक्षा गुरु के बारे में 2-3 पात्रों का नाम वगैरह आपको लिखना पड़ सकता है। ये टेबल आपने बना ली ना, याद कर लेंगे कि क्यों माना जाता है, तो आप वो टिक कर लेंगे कि मतलब क्यों माना जाता है। एक तो प्रकाशित हो चुका था, दूसरा इसमें थोड़ा यथार्थवाद के चित्र प्रस्तुत आपको नजर, यथार्थवाद का थोड़ा बहुत कह सकते हैं बिंदु, थोड़ा बहुत संकेत आपको नजर आने शुरू होते हैं यहाँ से। तो प्रेमचंद पूर्व युग में तो इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं जो आपके लिए मतलब इसमें सिलेबस में एक बार रचनाकार देख लेते हैं कि कोई पीछे का, वैसे तो नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले ही रचनाकार जो कथा साहित्य वाला जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही रचनाकार थे प्रेमचंद पूर्व युग से, वहां पे वो थे आपके ये वाले, उसने कहा था कि रचयिता कौन है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, 3 कहानियां लिखी हैं, वो आपने कर दी हैं। इसके अलावा जो आपके सिलेबस के रचनाकार हैं उनको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हाँ यहाँ पे आपके आते हैं, अब शुरू होते हैं थोड़ा सा उपन्यास में। सेकंड नंबर पे आपसे सीधा प्रेमचंद ही पूछे जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, प्रेमचंद मतलब ये जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास है इसमें 1-2 नाम और हैं, जैसे कुछ उपन्यास और हैं, तो आप चाहें तो एक टेबल हम लोग इसमें बना सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग प्रमुख उपन्यास, थोड़ा सा केवल और केवल नाम याद करने के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि हमको केवल और केवल आपके सिलेबस में जिन रचनाकारों का नाम है उनको तो पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हमको क्या करना है, जो पहला आपका सिलेबस में जो पहला टॉपिक है, पहला 1 करके लिखा हुआ है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते पढ़ते हमको हिंदी उपन्यास का भी इतिहास पढ़ना है। और ये जो सारे रचनाकार हैं ये क्या कर रहे हैं, हम अभी हिंदी साहित्य के इतिहास वाला पार्ट है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसी में साथ साथ में मिलाते जुलाते पढ़ना है। भक्तिकाल पढ़ते हुए भक्तिकाल का इतिहास कर लेंगे, कहानी का उपन्यास, कहानी का इतिहास हमने किया, कहानी के कहानीकारों के साथ किया, मतलब मिला जुला करके करेंगे तो आपका काम अच्छे से, आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अलग टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, ये अलग टॉपिक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमको साथ ही साथ इतिहास वाला हिस्सा भी करना है, तो इसलिए हम कुछ करेंगे कि लिखिए आप प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यास, अन्य प्रमुख उपन्यास ऐसा लिख सकते हैं, या उपन्यासकार, प्रेमचंद पूर्व युग के अन्य प्रमुख उपन्यासकार। प्रेमचंद पूर्व युग के अन्य प्रमुख उपन्यासकार, और इसमें चाहे तो एक छोटे मोटे टेबल से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अच्छा कुछ हमने लिख लिया तो दोबारा उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे राधा कृष्ण दास आपके इसमें आ गए, और इसके अलावा जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जो है वो हमने लिख लिया है, तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 100 अजान 100 जान वगैरह हम वो लिखेंगे जो थोड़ा सा रह गए हैं, जो थोड़ा सा छूट गए हैं उनको करेंगे हम, ठीक। तो इनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं आपके ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु मंडल के थे, ठाकुर जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह, और इनका जो उपन्यास है वो है श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न, ठीक है। अच्छा कल आप लोगों को सूचित किया गया है कि कल आप लोगों का टेस्ट है हिंदी कहानी पर, कल आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेस्ट देने से घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों को टेस्ट जरूर दे देंगे, टेस्ट अभी बन रहा होगा, ठीक है। तो टाइप वो कर रहे हैं, क्वेश्चन तो मैंने दिए हुए हैं, तो कल आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा इस पे, ठीक। तो हिंदी कहानी वाला जो है, हाँ कहानी जो यूनिट हुई है उसका टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो हमने आपको बता रखा है कि वीकली टेस्ट होगा, हर हफ्ते होगा, लेकिन हर हफ्ते में मतलब ये बात निहित है कि मतलब जब यूनिट कंप्लीट होगी तभी करवाया जाएगा, ठीक है।
तो पहली यूनिट में हमने टाइम लगाया, ये वाली यूनिट हम कोशिश करेंगे एक एक हफ्ते के अंदर सारा कंप्लीट हो जाए। अप्रैल तक आपका गद्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मई तक आपका कविता वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मई कंप्लीट होने तक। और उसके बाद जो आपके छोटे मोटे हिस्से बचते हैं, कुछ व्याकरण के हिस्से बचते हैं, मुझे नहीं लगता, अच्छा व्याकरण में आप लोग कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं या मतलब कामता प्रसाद गुरु से नंबर 2 पे हैं या उससे भी ऊपर है, ठीक है, मतलब छोटे मोटे हैं, कम है, नहीं आता है व्याकरण, ऐसा तो आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम व्याकरण पढ़ने पर आ गए तो व्याकरण में अकेले में कम से कम 40 क्लासेस लगती हैं, ठीक है, और 40 क्लासेस लगाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप लोगों का मतलब बहुत ही बुरा हाल है व्याकरण में तो वो करवा सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए हमको संडे को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस तरह का अभ्यास किया जा सकता है। वरना व्याकरण मुझे लगता है कि आप अपने स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे भी करवाया जाएगा, लेकिन व्याकरण में आप मान करके चलिए कि 15 से 20 दिन से ज्यादा समय आपके लिए नहीं निकल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 15 से 20 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो और उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए भी समय बचे, तो इसके लिए जरूरी है कि 15 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय हम व्याकरण के लिए कम से कम मतलब 1 महीने का टाइम तो हम व्याकरण के लिए नहीं निकाल सकते, कितना आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप अगर अपने स्तर पर व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं तो अपने स्तर पर करिए, वरना अगर आप यहीं से वेट करना चाहते हैं, टाइम कम है, तो यहीं से चलते चलते व्याकरण यहाँ पर भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वरना क्लासेस बढ़ा लेंगे, कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लेंगे, ठीक है, वरना ये क्लास भी है ही, यहाँ पे चला सकते हैं, यहाँ पे लंबा भी चल सकता है, लेकिन तब आपकी सीडीपी वगैरह की क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप वहां भी तो पढ़ते हैं ना, हाँ, तो वहां भी कराना जरूरी है, ठीक। तो इसमें लिखिए आप ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न हो गया। इसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध के 2 उपन्यास हैं, एक तो है आपका अधखिला फूल, अधखिला फूल, और दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ, और ये पूछा भी जाता है, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जो हरिऔध की पूछी भी जाती हैं कभी कभी, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। इसके अलावा देवकीनंदन खत्री हम मेनली कर चुके हैं, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर वगैरह, ये चलो देवकीनंदन खत्री के जो कुछ छूट गए वो भी कर ही लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण भी है ना। देवकीनंदन खत्री, तो इसमें लिखिए आप चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति आप लोग लिख चुके हैं, चाहे तो आप मेंशन करिए उसमें, मैं थोड़ा सा इसमें बच रहा हूं, नरेंद्र मोहिनी, दूसरा लिखिए वीरेंद्र वीर, इंपॉर्टेंट ही लिखेंगे पूरे, मतलब किताबें छाप देने का लक्ष्य हमारा नोट्स में नहीं है, नोट्स हमारे छोटे होने चाहिए, ठीक है। एक है काजर की कोठरी, तो वो थोड़ा सा जो जिनका कहीं ना कहीं मतलब जिक्र आया है किसी न किसी परीक्षा में, जो कभी ना कभी पूछा गया है, वही हम अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आयोग वाले भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं पेपर बनाने में, ठीक है, तो आप पैटर्न पकड़ करके चलिए, चाहे DSSB का एक क्वेश्चन रखिए, बाकी जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारे प्रदेश, मध्य प्रदेश जितने भी हैं, वहां पे जो भी TGT PGT लेवल की परीक्षाएं होती हैं वो करिए, ठीक है, उसका पैटर्न को लेकर के चलिए। तो ये सारे UGC नेट के लेवल की तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि UGC नेट में स्पेसिफिक रचना लगी हुई होती है, और आप परेशान हो जाएंगे कि मतलब ये जैसे वहां UGC नेट में स्पेसिफिक सिलेबस है, जैसे वहां लगा हुआ है दिनकर का उर्वशी लगा हुआ है, उर्वशी का तीसरा सर्ग लगा हुआ है, तीसरा खंड लगा हुआ है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप लोग परेशान है कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक सिलेबस है, कुछ ऐसी रचनाएं हैं, जैसे आपका जो सिलेबस है उत्तराखंड वालों का सिलेबस है, यहाँ पे शैलेश मटियानी, शेखर जोशी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ के है। तो राजस्थान में रांगे राघव ज्यादा पूछा जाता है। अब रांगे राघव को लेकर के आपने परेशान नहीं होना है कि राजस्थान में पूछा गया था तो हमको ये भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है वो, क्योंकि वहां का व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पैटर्न देखना चाहिए कि पीजीटी लेवल के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। DSSB का एक आइडियल सिलेबस आपके लिए हो सकता है क्योंकि ये दिल्ली वालों का सिलेबस है, दिल्ली राज्य का सिलेबस है, ठीक है। देवकीनंदन खत्री, इसके अलावा आते हैं ब्रजनंदन सहाय, पहले भी हमने नाम लिखा जरूर है लेकिन फिर से लिख सकते हैं, ब्रजनंदन सहाय, एक उपन्यास का नाम तो आपने लिखा ही है इनके,
लालचीन। दूसरा लिखिए सौंदर्योपासक, इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास था, सौंदर्योपासक, ठीक है। और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं सौंदर्योपासक, प्रजनन सहायक, सौंदर्योपासक। दूसरा लालचीन तो हम लिख ही चुके हैं। एक और उपन्यास है इनका, इसका नाम याद सा नहीं आ रहा है, राजेंद्र मालती, हाँ राजेंद्र मालती और मालती, ठीक। तो ये हैं कुछ प्रमुख उपन्यासकार जिनको आपको याद रखना है। हाँ, एक और भुवनेश्वर मिश्र भी आपको याद रखना चाहिए, भुवनेश्वर मिश्र, इनका एक रचना का, भुवनेश्वर मिश्र, इनका है धराऊ घटना। अब कहीं पे ये घराऊ मिलता है, कहीं पे धराऊ मिलता है, देखना पड़ेगा कि ये दरअसल है क्या, ठीक है। तो धराऊ घटना इनका एक उपन्यास है जो मिलता है। तो ये दो कुछ उपन्यासकार हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रहे। इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण आप लोग टिक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, और वैसे भी और शॉर्ट कर दिया है आपके उसमें, लेकिन अगर कोई याद रखना है ठाकुर जगमोहन सिंह, अयोध्या प्रसाद हरिऔध रखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सौंदर्योपासक उपन्यास याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ठेठ हिंदी का ठाठ। ये कुछ कुछ उपन्यास हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने चाहिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा फोकस आपको कहाँ करना है, जो आपके रचनाकार है। तो कल हम करेंगे प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग आपका समाप्त हुआ है, वरना आज हम आज ही कर लेते, क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई है, आप लोगों को वहां भी पढ़ना चाहिए जाकर के। तो हम ये क्लास आज की यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कल हम करेंगे प्रेमचंद युग, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उन पर बात हो जाए, गोदान पर कम से कम, गोदान की कहानी हम लोग समझ ही लें कल, ठीक है। तो ये है आपका आज की क्लास। तो चलिए आप लोग बगल में जा सकते हैं।